दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक सम्मान इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं सम्मान इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज विश्व धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मान इंडिया मंच पर आज की हमारी चर्चा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। और भारत छोड़ो आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है देश की आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी के आंदोलन के अंदर। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की जो रूपरेखा थी, उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस आंदोलन के पश्चात पूरा देश एकजुट हो गया था और सभी ने जो ब्रितानी हुकूमत थी उसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था। और उस समय जो हमारे आज़ादी के जो बड़े नेता थे, उन्होंने पूरे देश को एकजुट करने में भूमिका निभाई थी। किस तरह का उनका त्याग था, किस तरह का उनका संघर्ष था, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने उस आंदोलन में भाग लिया था, सहभागिता की थी, उसने अंग्रेजी सत्ता की यहाँ से पाँव उखाड़ दिए देश से और भारत आज़ाद हो गया था 1947 के अंदर। और समाज के मंच पर आज हमारी इन सभी बातों पर चर्चा है कि किस तरह से देश की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका थी, किस तरह से यह जो तारीख थी उसने भारत की आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज इस चर्चा में हमारे साथ बात करने डॉक्टर प्रभात राय जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे इस पूरे विषय पर। जी मैं डॉक्टर प्रभात राय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत कौशिक जी। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रभात राय कि आज जो भारत छोड़ो आंदोलन को जो देश याद कर रहा है, उनकी जो पूरे देश में एकजुट हो गया था इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ, तो इसके पीछे क्या महत्ता थी, इसका क्या आज़ादी के आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन ने की है और किस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हुआ था। आपने आपका बड़ा शोध है इसके ऊपर, बड़ा आपने लिखा है इसके ऊपर, तो हम जानना चाहेंगे आप पूरी इस तारीख को किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर प्रभात राय जी। जी देखिए, ऐसा है, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को ये कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता उस समय महात्मा गांधी कर रहे थे। हालांकि वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं थे कांग्रेस के, उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। एक तरह से आप कह सकते हैं ही वाज द मॉरल लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये फैसला जब लिया गया कि कल से हम एक करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी ने कहा डू और डाई। ऐसा कभी नहीं कहा था महात्मा गांधी ने इससे पहले। असहयोग आंदोलन से उनका जीवन शुरू हुआ, आप जानते हैं, क्रांतिकारी जीवन। महात्मा गांधी की जो पूरी की पूरी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में है, वो शुरू हुई 1921 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। सही मायने में जलियांवाला बाग में जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी बागी हो गए। धीमे धीमे तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में कांग्रेस एक संविधान सभा नहीं रही, कैसा पारित किया प्रस्ताव और आगे बढ़ गए। वो एक संघर्ष की उसकी भूमिका आ गई, नरम दल और गरम दल बन गए। लेकिन तिलक की मृत्यु के बाद 1920 में पूरा का पूरा कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको, अपने साथियों को। इसके बाद असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें थाना फूंक दिया गया और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह है, दांडी मार्च है, बहुत सारे आंदोलन देश ने देखे। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। 1942 पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा आंदोलन ना पहले कभी गांधी ने किया था, ना कांग्रेस ने किया था, ना या करो या मरो का कभी नारा नहीं दिया था। कांग्रेस को काफी वक्त मिल जाता था, अंग्रेज भी वक्त देते थे। जैसे डिक्लेयर होता था मूवमेंट, उसके बाद में गिरफ्तारियां होती थी, बहुत लंबे वक्त के बाद। ये पहला आंदोलन था जिससे अंग्रेज इतना घबरा गया। महात्मा गांधी के भाषण के बाद 3 घंटा महात्मा गांधी बोले हैं वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, जो कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी थी। अंग्रेजी में ही बोले और हिंदी में ही बोले हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन भी उसमें मेंबर्स थे, तमिलनाडु से, केरल से। कांग्रेस तो एक ऑल इंडिया पार्टी थी, आज भी ऑल इंडिया पार्टी है। और 3 घंटे की उन्होंने स्पीच में जो कहा है वो कभी नहीं कहा था महात्मा गांधी ने, उससे पहले कभी नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा मुझको कत्ल कर दो, जान से मार दो मुझको, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा आपकी बार। तो एक तरह से ये प्रशांत जी, ये जो आंदोलन है कांग्रेस का एक निर्णायक आंदोलन है। दैट वाज ए वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिक्लेयर्ड वॉर, एक युद्ध के मैदान में उतरी, निर्णायक। क्योंकि देखिए वर्ल्ड वार चल रही है उस समय, कैबिनेट मिशन आया हुआ है, उसको अस्वीकार किया कांग्रेस ने कि हमको आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके पहले डोमिनियन स्टेटस मांगती थी कांग्रेस, लेकिन रावी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी।
पंडित नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उसके बाद लड़ाई लगातार वो पूर्ण स्वराज के लिए लड़ी कांग्रेस। ये लड़ाई जो थी ये कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें कि स्पॉन्टेनिटी बहुत थी। सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस नहीं लड़ रही थी इस लड़ाई को, खाली पार्टी नहीं लड़ रही थी, बल्कि गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, पूरे देश में ये लड़ाई लड़ी गई। ये दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैटल। ये जो करो या मरो की जो आह्वान था, ये इतना स्पष्ट था और इतनी दूर तक गया कि अंग्रेज घबरा गया। तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि सारे कांग्रेस लीडरों को वहीं से पकड़ लिया। बॉम्बे में जहाँ ये मीटिंग चल रही थी वहीं पर पकड़ लिया गया रात को ही। 9 अगस्त आने नहीं दी गई। 8 अगस्त की रात को ही ये प्रस्ताव आया, 8 तारीख को, और 9 अगस्त की रात्रि में ही, 8 अगस्त की रात्रि और 9 अगस्त में सारे जहाँ जहाँ ठहरे हुए थे, विभिन्न स्थानों पर ठहरे हुए थे कांग्रेस लीडर्स बड़े बड़े, उनको पकड़ लिया गया। अगले दिन ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसिफ अली नाम की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारिणी थी जिसने झंडा लहराया। वो अरुणा थी, कश्मीरी थी। उसकी शादी बाद में आसिफ अली से हुई थी, बैरिस्टर आसिफ अली से हुई थी, जिसने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। भगत सिंह का जो पार्लियामेंट में बम फेंकने वाला केस है, बहुत बड़ा क्रांतिकार था। आसिफ अली रोड दिल्ली में है, आप जानते हैं इस बात को, सब लोग जानते हैं। तो अरुणा जो है बेसिकली वो बहुत कम उम्र की थी, उस समय नौजवान नेत्री थी, और बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। जबरदस्त लड़ाई हुई दिल्ली के अंदर भी, बम्बई में भी, कलकत्ता में भी, बड़े बड़े शहरों में भी, गांव में भी। जैसे मैंने बताया ना, ये एक तरह का युद्ध हो गया शुरू, और इसमें बहुत गोलियां चली, डाक खाने फूके गए, रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई। गांधी की स्ट्रेटेजी तो नॉन वायलेंट की थी, गांधी तो जेल में बंद कर दिए गए, और ये अनकंट्रोल्ड रिवोल्यूशन, एक तरह का रिवोल्यूशनरी वॉर हो गई। मैं वॉर इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिंसक हो गई। बलिया तो पूरी तरह से, चीतू पांडे नाम का एक बड़ा क्रांतिकारी था, बलिया का इतिहास जाने तो बलिया में तो समझिए मुर्शिदाबाद, बलियापुर, कोल्हापुर तो स्वतंत्र करा लिए गए, अंग्रेज कलेक्टर मारकर भगा दिए गए। अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप, इसका बड़ा अद्भुत इतिहास है। हमारे विद्यार्थियों को, हमारे नौजवानों को जानना चाहिए ये इतिहास, कि कितनी कुर्बानियां हमारे लोगों ने 1942 में की है, कितनी कुर्बानियां की हैं पूरे संग्राम में। जब तक ये संग्राम चला है, जब तक 1945 आया, वर्ल्ड वार समाप्त हुई, समझे साहब, उस समय तक ये तो सब लीडर सारे बंद थे। गली गली में लीडर उठ खड़ा हुआ। गांधी ने कहा था, इस युद्ध में हर व्यक्ति नेता है, मैं नेता नहीं हूं इस लड़ाई का। ईच एंड एवरी पर्सन इज ए लीडर ऑफ दिस बैटल। ये जो करो या मरो, देखिए मरो की बात की उन्होंने, डाई, डू एंड डाई। ये नहीं कि अपना जो है नारा लगाइए अपना जेल चले, ये नहीं, डाई, जब तक लड़िए जब तक हम मर ना जाए। तो अंग्रेज घबरा गया और हिंदुस्तान के आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका 42 में की है। सन 42 के आंदोलन की सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे हैं वहां पर। सुभाष चंद्र बोस भी 1943 में आईएनए बना ली है, तो अंदर से भी लड़ाई थी, जबरदस्त चल रही थी, और बाहर से भी हमला हुआ। तो ये सबसे बड़ा महत्व है कि अंग्रेज बाहर 2 युद्धों से, बाहर से भी आईएनए का आक्रमण था, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, वो भी कांग्रेस के लीडर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी को सैल्यूट किया था उन्होंने जब लड़ाई शुरू की थी, तो उन्होंने ही फादर ऑफ नेशन कहा था सिंगापुर रेडियो से। जो लोग आज गांधी के बारे में बहुत सी आलोचनाएं करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, गांधी ने 1921 की तरह ही आंदोलन वापस नहीं लिया। सिर्फ 40 लोग मरे थे चौरी चौरा में, गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। 1921 में जो गांधी है 1942 में नहीं है प्रशांत जी, इज अ डिफरेंट पर्सन। वो एक दूसरा शख्स है, वो एक क्रांतिकारी महात्मा गांधी है। उस समय एक सत्याग्रही महात्मा गांधी हमारे सामने है, समझ रहे हैं मेरी बात। वो सिर्फ सत्याग्रह तक आंदोलन को सीमित रखना चाहते थे। जरा से हिंसा होते ही उनका पूरा फिलॉसफी आपको पता है, हिंसा की, अहिंसक लड़ाई लड़ना चाहते थे। लेकिन 42 की लड़ाई अहिंसक नहीं थी। 42 की लड़ाई कांग्रेस में उसके नेतृत्व में जो लड़ी, जो कहते हैं ना हिंसा से आज़ादी मिली, उसका सबसे बड़ा निगेशन तो 42 है। सबसे बड़ा उसका निगेशन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि कांग्रेस अहिंसक नहीं रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। समझ रहे हैं मेरी बात भाई। गांधी क्योंकि सत्य अहिंसा की बात करते थे, सबसे बड़े लीडर थे, नेहरू भी करते थे, सारे लीडर, पटेल भी, सभी लोग। लेकिन सच्चाई है कांग्रेस का वर्कर वो गली गली में लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। डॉक्टर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, जो कि उस समय कांग्रेस के अंडरग्राउंड हो गए, जो भाग गए थे जेल से, हजारीबाग जेल से, इन्होंने एक आर्मी बनाई, नेपाल चले गए। और चंबल का ये जो पूरा बेल्ट है ना झांसी वाला, इसमें एक भदौरिया थे, समझे साहब, कमांडर भदौरिया के नाम, अर्जुन सिंह भदौरिया,
उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट की। ही वॉज ए कांग्रेस मैन, वो बाद तक भी कांग्रेस ही रहे, सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे वो, डॉक्टर लोहिया के साथी थे। तो डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण को बाद में पकड़ लिया गया और लाहौर जेल में उनके साथ उसी तरह टॉर्चर हुआ जैसे भगत सिंह के साथ और राजगुरु सुखदेव के साथ हुआ था। देवर वो एक युद्ध लड़ रहे थे। ये सारे सोचे इन्होंने स्टैब्लिश किया रेडियो बॉम्बे के अंदर, उसका संचालन उषा मेहता कर रही थी, अच्युत पटवर्धन, मैं कितने नाम लूँ आपको, यूसुफ मेहर अली, ये बड़े लीडर्स के नाम लिए मैंने, सोशलिस्ट लीडर्स के। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, वो कांग्रेस का ही पार्टी, कांग्रेस से अलग नहीं थी वो, देवर कांग्रेस पीपुल, बाद तक भी कांग्रेस ही रहे वो। बाद में उन्होंने 1948 के बाद वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, वो आपको पता ही थी। तो ये जो पूरी बैटल आप अगर मैं बताने लगूं तो घंटों लग जाएंगे, इसमें बहुत संक्षेप में मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। युद्ध का कई पहलू मैंने बताए, गांधी का पहलू बताया, पुराने कांग्रेस लीडर्स का पहलू बताया, नए लीडर्स का बताया। नए लीडर्स में नौजवान लीडर्स में उस समय लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, और जाने कितने नाम है, सैकड़ों नाम तो मुझे याद है। तो ये लड़ाई बड़ी अद्भुत लड़ाई है और इसको हमारे नौजवानों को जानना चाहिए, इसका इतिहास पढ़ना है, तभी तो हम समझेंगे आज़ादी कितनी कितनी कुर्बानियों से मिली है। जिस आज़ादी की कीमत आज हम नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह भारत अखंड एक होकर लड़ा है। आज हम जातियों में बट गए या धर्मों में बट गए, हिंदू भी लड़े, हिंदू भी लीडर थे, उनमें मुस्लिम लीडर्स भी थे कांग्रेस में उस समय, और ये हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े लड़ाई। सबसे बड़ा पैगाम तो ये, जैसे 1857 की लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, आपको पता है 1857 का संग्राम। जैसा आप कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो तारीख थी उसने वास्तव में एक देश की तस्वीर बदल दी थी, देश की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। तो ऐसा क्या आह्वान क्या था महात्मा गांधी ने, और जो उस समय स्वतंत्रता जो आंदोलन के जो बड़े नेता थे, मतलब उनकी बातों में ऐसा क्या प्रभाव था कि देश का पूरा समाज, पूरे पूरे देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एकजुट हो गए थे और सभी ने देश की आजादी के लिए अपने को न्यौछावर सा कर दिया था एक। तो ऐसा क्या माहौल हो गया था उस समय, ऐसी क्या भावनाएं पैदा इन लोगों ने, बड़े नेताओं ने कर दी थी देश के जनमानस के अंदर? क्या देखो लगता है, ऐसा कैसा है लगता कि कोई भी आंदोलन के जब लीडर पवित्र होते हैं ना और खुद कुर्बानी से भरे होते हैं, सच्चे होते हैं, लोग उन पर यकीन करते हैं कि भाई ये भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे, हमें यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग अस। आज के लीडर यूज करते हैं जातियों को, धर्मों को, आप जानते हैं ना, लड़ाने के लिए। सबसे पहले ये खुद बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे, आगे आगे रहते। सुभाष चंद्र बोस को देखो ना, मोर्चे पे आगे रहते थे। पंडित नेहरू को देखो ना, पढ़ो ना इतिहास, 13 साल नेहरू ने जेल में काटे हैं। महात्मा गांधी ने 16 साल कुल मिलाकर, 6 साल तो मांडेले जेल में रहे गांधी, सुबह ये भी रहे, तिलक भी रहे, 6 साल, जहाँ से बड़ी मुश्किल से आदमी जिंदा लौटता था। मांडले जेल भी ऐसी समझो जैसे अंडमान निकोबार बर्मा में था मांडले, जिसे म्यांमार कहा जाता है, बहुत खराब। तिलक तो मरी गए थे उसमें, तिलक का तो बजाय बीमार होकर आए वहां से, थोड़े दिन बाद तिलक की मृत्यु भी मांडले जेल से। बड़ा कष्टकारी जीवन था ये, उन लोग यकीन करते थे ये कितना कष्ट सहते हैं हमारे लिए। महात्मा गांधी ने तो कपड़े तक पहनने छोड़ दिए थे। पंडित नेहरू तो राजकुमार पैदा हुए, प्रिंस, फटे कपड़े पहनते थे, सब जानते हैं। जो ये बकवास करते हैं ना लोग, पेरिस धुलकर आते थे, ये सब झूठी कहानियां हैं, लोगों ने गढ़ी हैं। बड़ी कुर्बानियां हैं। मोतीलाल नेहरू हो चाहे कितने बड़े प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिस छोड़ी। मदन मोहन मालवीय प्रैक्टिस छोड़ी लाखों की। देश बंधु चितरंजन दास ने 1 लाख की प्रैक्टिस छोड़ी। किस किस के नाम लूं मैं, अरुणा आसिफ अली, आसिफ अली की मैंने अभी बात करी, कितनी बड़ी प्रैक्टिस थी। बैरिस्टर था आसिफ अली भी, ये सब बैरिस्टर थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे। इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। जब इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया तो लोग भी तैयार हो गए सर्वस्व त्यागने के लिए। भाई जैसा लीडर होगा वैसे तो उसके फॉलोअर होंगे या नहीं होंगे। ये कारण था, ये प्रभाव का ये कारण था, क्योंकि वो स्वयं तैयार रहते थे मर जाने के लिए, जेल जाने के लिए। ये नहीं कि कह दिया और भाग गए मैदान से कि चलो। आज के लीडरों का चरित्र, जो इन अपॉर्चुनिस्ट लीडरों का चरित्र है, वो एकदम डिफरेंट है। इसलिए लोग उनके लिए कुर्बानी नहीं देते, थोड़े दिन में समझ जाते हैं उन्हें, थोड़े दिन बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन वो सच्चे लोग थे, लाखों लोग उनको उनके लिए मरने को तैयार थे। आईएनए का तो पूरा इतिहास आपने पढ़ाई अच्छी तरह। 60,000 की फौज थी, इस वक्त 70,000 फौज थी, 22,000 लोग मारे गए, 30,000 बुरी तरह घायल हुए, तब भी सरेंडर को तैयार नहीं थे। जब बम पड़ गया जापान पर, बच्चा बच्चा, हर इंसान मरने के लिए तैयार था आज़ादी की लड़ाई के।
तो वो क्या भावना थी कि उन्होंने देखा हमारा लीडर आगे खड़ा रहता है, मरने से नहीं डरता सुभाष चंद्र बोस, गांधी मरने से नहीं डरता, खुद ही कह रहा करो या मरो, खुद ही तैयार है मरने के लिए। ये कारण है, इसलिए प्रभाव था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि जो समय के नेता होते हैं उनका संघर्ष देख कर लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। और जैसा आपने पंडित नेहरू जी का उदाहरण दिया कि बड़े अमीर परिवार से वे आते थे, बड़े रिच फैमिली से आते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था आज़ादी के आंदोलन में, और जेल में भी अनेक साल रहे। तो अगर हम देखें उस समय के जो बड़े नेता थे, चाहे पंडित नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल साहब हों, या सुभाष चंद्र बोस जी हों, भगत सिंह जी हों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहा जाता है कि तमाम अंतर्विरोध थे इन सब नेताओं के बीच में, लेकिन सम्मान एक दूसरे का बरकरार था। किसी ने भी कभी कोई मर्यादित टिप्पणी एक दूसरे के प्रति कभी नहीं की, बल्कि जो सम्मान देने की बात उनके हमेशा निकल के आती है। इस जगह उनके विचार था कि हम बातें अंतर्विरोध निकल के आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब एकजुट थे, उनका उद्देश्य एक था। इसके पीछे क्या सोच थी, क्या किस तरह का उनका एक मन मस्तिष्क काम करता था, किस तरह के उनके विचार थे? देखिए, ये लोग सब डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के लोग थे। जिसे हम डेमोक्रेसी लाए ना, हमारे यही लोग तो लाए, इन्होंने संविधान की रचना की। हमारा जो आज हम संविधान के अंदर लोकतांत्रिक हैं, किनके कारण है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, इसमें कौन लोग थे? यही लोग तो सब थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आपको पता कितने बड़े वकील थे, लाखों की प्रैक्टिस छोड़ी उन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया ना, कितने लोगों के नाम लूं। तो ये सब डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के लोग थे। इनके मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते थे, विचार नहीं मिलते थे, लेकिन ये असहमति को अनादर नहीं बनाते थे, अपमान नहीं करते थे असहमति के आधार पर। सुनते थे बात, असहमत है हम, लेकिन अपमान थोड़ा ना, दुश्मन थोड़े ना हम एक दूसरे के। सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जिसको गांधी के खिलाफ खड़ा किया जाता है। सुभाष के खिलाफ खड़ा किया, नेहरू के खिलाफ खड़ा किया था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए 2 बार, और दूसरी बार उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। आपको सबको पता है। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहते हैं, कोई और नहीं कहता। पंडित नेहरू ने नाम नहीं दिया। वो जिसको दुश्मन करार दिया जाता है गांधी का, समझे ना, वो वर्किंग कमेटी, इसमें नेहरू भी हैं, सबने इस्तीफा दिया गांधी के कहने से। दूसरी बार जब वो चुने गए त्रिपुरी कांग्रेस में, इसके बावजूद भी असहमति है, लेकिन अनादर और अपमान नहीं है। ये दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मैं आपसे असहमति रख सकता हूँ, लेकिन आपको मैं देशद्रोही तो ना कह दूंगा, जैसे आज कहा जा रहा है, जो आपका दुश्मन उसको देशद्रोही कह दो। सब कह रहे हैं एक दूसरे को, सब कह रहे हैं, जरा सा असहमत हो जाए, कहना तू तो देशद्रोही है। तो देशद्रोह से तो बड़ी कोई गाली नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं वो गाली गलौच नहीं करते आपस में, वो विचारों को व्यक्त करते हैं, संवाद करते हैं। जैसे आपने अपने चैनल का नाम संवाद रखा है, ये पार्लियामेंट संवाद के लिए बनी। कौन सा संवाद हो रहा है इसमें? देख तो रहे तमाशा। टेम्परामेंट से ये जातियों के, ये जाति गिरोहों के लीडर हैं, ये धार्मिक गिरोहों के लीडर हैं, ये जनता के लीडर कहाँ बने हैं? बने हो तो मुझे बता दो, सिद्ध करो इस बात को। तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें आज़ादी के आंदोलन को और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें, तो देश की जो वर्तमान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उन्हें उसके जो सोच है, भारत छोड़ो आंदोलन के जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो त्याग था, बलिदान था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी उसके बारे में अनभिज्ञ है। उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में उतना जानती नहीं जितना जानना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी सहभागिता रही है, कहीं ना कहीं हम अगर आज की पीढ़ी को देखें, जो जिस तरह के विचार व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं सम्मान की कमी दिखाई देती है। तो ऐसा क्या आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी को भी उस तरह का जो उनका इतिहास है देश का, हमारा आज़ादी का, किस तरह से लोगों ने अपने को न्यौछावर किया, समर्पित किया, त्याग किया, बलिदान दिया, उसकी जानने की कितनी आवश्यकता, और किस तरह से प्रशासन को, शासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे कि लोगों को, आज की पीढ़ी को पता चले किस तरह से हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया हुआ, देश के आज़ादी में कितना संघर्ष किया, उन्होंने कितना बलिदान दिया। प्रशांत जी, एक बात बहुत बड़ी कही गई है, जंग आज़ादी के लीडरों ने कहा, कई लोगों ने, जिसमें अंबेडकर भी शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं, जो पीढ़ी, जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो अपना भविष्य भी नहीं बना सकती। तभी हम भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा भविष्य कहाँ बना पाए हम? 20 करोड़ बेरोजगार हैं देश में, गरीबी की इंतहा ये हो चुकी है कि हमारी हालत अफ्रीका जैसी है। सिरा झूठा ढोल पीट रहे हैं हम विकास का। कुछ बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने से गरीबी नहीं मिटने की। आज भी हम अभिशप्त रूप से गरीब हैं, बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि हम इतिहास के गौरव को ही भूल चुके हैं, अपने बलिदान को भूल चुके हैं, जातियों में बढ़ चुके हैं, प्रांतों में बढ़ चुके हैं।
भाषाओं में बट कर लड़ रहे हैं आपस में। अभी देखा ना आपने, मणिपुर में दो देश बन गए। अभी देख लो, करंट में देखो ना, जिस पर बहस हो रही है पार्लियामेंट में। क्योंकि हम उन आज़ादी के आदर्शों को भूल गए कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तानी एक है, कोई जात नहीं है। पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी बन के तो अंग्रेजों को भगाए। कोई ब्राह्मण और बनिया बन के भगाए क्या? दलित और मुसलमान बन के भगा दिए हम? क्या बन के भगाए? हम एक होकर भगाए। 1857 में भी लड़ाई लड़ी। वो कहाँ है वो आदर्श? कोई भी नेता बात करता, जात की बात करता, जातियों के गिरोह बन गए, जातियों की पंचायतें बन गई हैं। ब्राह्मण थे वो पंडित नेहरू, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं थे। समझिए फर्क को। सबकी जाति कहीं ना कहीं कोई पैदा ही हुआ है, लेकिन वो उन्होंने उससे आगे बढ़कर हिंदुस्तानी बने, वो भारतीय बने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है उसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ही पार्टी थी मेन तो, बाकी तो क्रांतिकारी लोग थे, चाहे भगत सिंह के हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वहां भी हिंदुस्तान लगा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वहां भी हिंदुस्तान शब्द लगा है। वो कहाँ खो गया? जब हमारी पीढ़ी इतनी जाहिल है कि वो हमारे आदर्शों को नहीं जानेगी। अभी आधी जनता तो पढ़ा ही नहीं हमने। 72 साल हो गए। आपको पता कितना चाइल्ड लेबर है? जिस देश का बचपन भूखा है, फिर उसकी जवानी क्या होगी? जिस देश का बचपन अनपढ़ है, फिर क्या होगा उसका? पढ़ाई की तरफ है। कितनी शिक्षा महंगी कर दी हमने, मालूम है? गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आप तो इतने बड़े पत्रकार हो, आप जानते हो, इतने इंटरव्यूज लेते हो, आप अपना इतना शानदार चैनल चला रहे हो। आपसे यार तो हम भी नहीं जानते इतना। भाई आप तो मेन स्ट्रीम में रहते हो ना। ये बताओ, देश की सच में सच्ची दशा क्यों नहीं बताता कोई? मुट्ठी भर लोग तो पहले भी अमीर थे, राजे रजवाड़े पहले भी अमीर थे, अंग्रेज भी अमीर थे, लूट के ले गए। विकास क्या है? आखिरी आदमी का विकास। जिसे गांधी कहता था ना, ग्राम स्वराज में क्या लिखा महात्मा गांधी ने? आखिरी इंसान को देखना। पंडित नेहरू से कहता योजना में लास्ट पर्सन आपके दिमाग में होना चाहिए। वो लास्ट पर्सन की हालत देखो। महात्मा गांधी स्वीपर्स के मोहल्ले में रहते थे। स्वीपर्स की तनख्वाह कितनी हो गई थी आपको पता? 40,000 सरकारी की। आज क्या है? ठेकों पर है। स्वीपर में 2000 मर गए। कौन है आखिरी इंसान? वही तो आज भी इस देश का स्वीपर ही आखिरी इंसान है। माफ करना मुझे, वो लैंडलेस लेबर ही आखिरी इंसान है, जिसके पास भूमि भी नहीं आज भी। कहीं बेचारा जाके किसी दूसरे की भूमि जो वो उसकी दशा सुधरी क्या? उसका बच्चा पढ़ा क्या? कितने बच्चे अनपढ़ हैं आप जानते हैं ना। अगर वो क्राइटेरिया बनाओगे विकास का तो ठीक है। और आप ये बनाओगे, कितनी ऊंची बिल्डिंग बन गई हमारी, 60 मंजिल की बना लो, चाहे 50 मंजिल की बना लो, वो तो पहले भी थे महल। तो क्या किया हमने? इसलिए पुराने आदर्शों को, आज़ादी के आदर्शों को भूले बिना जिसलिए हमारे लोग लड़े, जो हमने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया, वेरी वेरी सेकुलरिज्म, वेरी सोशलिज्म। दो आदर्श थे ना, लिखे ना संविधान में। आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो बताते हो बातें सबको, नहीं बताते? क्या है हम? क्या है हमारा संविधान जिससे हमारा देश चलता है? कहीं दिखता है आपको सेकुलरिज्म? हर पार्टी खेलती है जात का खेल, धर्म का खेल खेलती है, नहीं खेलती है वोट बैंक का खेल? कोई है इससे ऊपर? कोई पार्टी हो चाहे, ज्यादातर पार्टियां, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, अच्छे इंसान सारे समाज में रहते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है देश में? क्योंकि हमारी ये जो पीढ़ी है, ये वाली भी, जो अभी हमारी नौजवान, हम लोग तो फिर भी वरिष्ठ हो गए, आप भी अब वरिष्ठ हो जाएंगे थोड़े दिन, अभी तो नहीं हुए हैं। क्यों? हम तो हो चुके हैं। इसके बाद जो पीढ़ी आई है, उसको हमारे इतिहास का ज्ञान भी नहीं है, उसे बताया भी नहीं जा रहा, क्योंकि खतरा हो जाएगा उसे बताने से। खतरा क्यों हो जाएगा? अगर वो भगत सिंह को पढ़ेंगे, अगर वो गांधी को समझेंगे, तो इनकलाबी बन जाएंगे। अमीरों की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। हिंदुस्तान की 75% दौलत किसके पास है? मुट्ठी भर परिवारों के पास है या नहीं? 2 लोगों के लिए सरकारें काम करती हैं। पहले हम छोटे थे, नारा लगाते थे, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगाते थे, नहीं लगाते थे? आपने भी सुना होगा नारा। नहीं, अब क्या है? अब तो 2 ऐसे हैं, अडानी और अंबानी। ये उपलब्धि है हमारे देश की, सच में देखो तो, है या नहीं? कितने लोगों को रोजगार दिया अंबानी? सिर्फ 22,000 लोगों को, सिर्फ 22,000 एम्प्लॉयज हैं उसके। एक छोटी सी सरकारी कंपनी दे दी थी 50,000 को, बेची जा रही है। अंबानी को दे दो, इसे दे दो, उसे दे दो। तो क्योंकि हम उन सोशलिस्ट आदर्शों को भूल गए जो हमने लिखा संविधान में। सोशलिज्म का मतलब क्या है? आर्थिक बराबरी। सामाजिक समानता का मतलब है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का ध्वंस, जातिवाद का, ऊंच नीच का।
ठाया नहीं आदर्श हमारा। महात्मा गांधी काहे को स्वीपर्स की बस्ती में रहते थे, इतने बड़े बैरिस्टर थे, जात से भी उच्च जाति के थे। हाँ, कहाँ गए? कोई आज लीडर देखा है स्वीपर्स की बस्ती में जाता हुआ? वोट मांगने जाते हैं सिर्फ बहकाने, कोई रहने नहीं जाता, कोई खाना नहीं खाता उनका। खाता हो तो बताओ। इसलिए वी हैव लॉस्ट आवर आइडियल्स, वी हैव लॉस्ट द कैरेक्टर। किसी देश का भविष्य बनता चरित्र से उसकी, और वो चरित्रवान लोग थे जो मर मिटे, कोई भी हो, आम आदमी भी थे, अनसंग हीरोज, जिन्होंने उन आदर्शों को अपनाया क्रांतिकारियों के। 42 तो क्रांति है ना, अगस्त क्रांति तो कहते हैं इसे। क्रांति क्यों कहते हैं? ये सत्याग्रह नहीं था, ये दिमाग से निकाल दो। ये अगस्त क्रांति थी। क्यों कहते हैं कि इसमें जबरदस्त भयानक हिंसा हुई अंग्रेजों के खिलाफ? क्योंकि निर्णायक लड़ाई के लिए वो चरित्रवान लोग, जो महान चरित्र के लोग थे, उनका चरित्र देख के हम आदमी भी कूद पड़ा उस लड़ाई में। अब कहाँ जाएगी पुलिस? क्या भाई, कहाँ लगाओगे पुलिस को? है नहीं बात, कहाँ लगाओगे मिलिट्री? वो काबू से बाहर हो गया था। मैंने बताया ना, 3-4 जिले तो ऐसे थे जहाँ बिल्कुल कलेक्टर था ही नहीं। बलिया का भी हिस्ट्री कभी आप बात करना तो मैं बताऊंगा अकेले बलिया की। तो बम बरसाए थे बलिया पर अंग्रेजों ने, बलिया पर कंट्रोल करने के लिए, बलिया को कंट्रोल करने के लिए बमबारी की थी हवाई जहाजों से, कोल्हापुर को कंट्रोल करने के लिए। उस समय ये था 1942। कितने बच्चे जानते हैं हमारे आज? जी जी। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने इस विषय को उठाया, और इस पर जहाँ जहाँ भी वीडियो जाएगा कम से कम लोग जानेंगे कुछ। हमारे नौजवान पीढ़ी में तो यही कारण है कि देश के आज़ादी का जो इतिहास है, जो हमारे देश के, जो हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया देश के आज़ादी में, किस तरह का त्याग था, उनका संघर्ष था, उसी विषय को रखने के लिए हमने आपसे आज वार्ता की, जिससे कि आज की जो पीढ़ी है वर्तमान की, उसको पता चले, युवाओं को, हमारी जो युवा पीढ़ी, उसको पता चले किस तरह से हमारे देश की आज़ादी में असंख्य लोगों ने अपना योगदान दिया है, और अपने खून पसीने से इस आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने नई दहाड़ दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। और पूरा महात्मा गांधी जी और जो बड़े नेता थे हमारे देश के उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के, उन सब ने पूरे देश को एकजुट करने में जो भूमिका निभाई थी, उसके कारण था कि देश हमारा आजाद हुआ और अंग्रेजी सत्ता यहाँ से बाहर हो गई देश से। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं डॉक्टर प्रभात राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ा विस्तृत विश्लेषण पूरे आंदोलन में किया, किस तरह से आज़ादी का संघर्ष था, किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने योगदान दिया, और क्यों आज उनके जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनका जो इतिहास है, आज हमारी पीढ़ी को क्यों जानना आवश्यक है। इन सब विषय पर बड़े विस्तृत विश्लेषण किया है डॉक्टर प्रभात राय जी ने, और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आई। धन्यवाद बहुत बहुत प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।